हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी एस्पिरेंट्स में। आप सभी को पता है हमने पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल राइट्स की एक क्लास पहले कर ली है, जो कि कल मैंने अपलोड की थी। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे आर्टिकल आते हैं जो कि संविधान के भाग 3 में, और कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से। ठीक है, तो उसमें हम 12 to 19 12 से 19 को कल पढ़ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, 30 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज जो बचे हुए पार्ट है उनको हम पढ़ेंगे। मैं एक बार 12 से 19 मैंने पढ़ाया था, आज मैं 12 एक बार 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। 12 में क्या बताया गया था, राज्य की परिभाषा, और राज्य क्या है वो मैंने बता दिया था। इस राज्य की जो डेफिनेशन थी उसमें किसकी डेफिनेशन थी, भारत सरकार की, भारत की संसद की। ये सभी किस में डिफाइन है, राज्य के अंदर, यानी कि 12 आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या दिया गया था कि अगर कोई भी राष्ट्रीय आपात आ जाता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ जाती है, तो आर्टिकल 21 और 352 को छोड़कर सभी आपके जो मौलिक अधिकार है उनको निरस्त किया जा सकता है। और अपने मौलिक अधिकारों के लिए व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता था समानता या समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में समता या समानता का अधिकार। 14 से 18 हमारे ये अधिकार थे, तो इनके एक बार 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 है। 14 में किसके समक्ष सबसे ऊपर क्या है, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष मानता। 15 क्या कहता था कि 4 चीज़ें बताता था। 15 धर्म, नस्ल, लिंग और जाति के ऊपर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। 16 क्या कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी को जो लाभ मिलता है नौकरियों में, जो आरक्षण मिला हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है। 17 क्या कहता था कि छुआछूत या अस्पृश्यता क्या कर दी गई है, दंडनीय अपराध माना गया है। 18 क्या कह रहा था, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब कोई भी किसी को कोई किसी भी तरीके का उपाधि नहीं दे सकता। उसके बाद था एक और 19 में 19 to 22 क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ पाए थे, सिर्फ 19 को पढ़ पाए थे, स्वतंत्रता का था। ठीक है, इसमें सिर्फ 19 पढ़ पाए थे। 19 के कितने पार्ट्स थे, पहले मूल जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें 19 के 7 पार्ट्स थे। लेकिन 1978 में जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी, उस टाइम पर जो 19F है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, उसको निरस्त करके 300 में उसमें संशोधन किया ना, हाँ 300 आर्टिकल 300 में उसको शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब क्या बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये कौन से संशोधन हुआ था, संविधान में ये 44वां संशोधन हुआ था। संविधान में 44th, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 44th अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। और पीएम का नाम जरूर याद कर लेना, पीएम थी उस टाइम हमारी फर्स्ट लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था ये अमेंडमेंट। ओके, अब 19 के एक बार फटाफट देख लेते हैं। 19A क्या कहता था, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, बात कर सकता है, आप बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। प्रेस की आज़ादी है, प्रेस जो आती है ना, जो मीडिया कवर करती है, वो इसी में आती है। आरटीआई लगाने की जो स्वतंत्रता है हमें, वो इसी में आती है। बी क्या कह रहा था, 19B, बिना हथियार के हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जैसे अभी जंतर मंतर पर हो रहा था। 19C क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी क्या कह रहा था, 19D क्या कह रहा था, आवागमन। डी से मैंने क्या याद करवाया था, दिल्ली जाते रहते हो ना एग्जाम देने के लिए, तो आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर घूम सकते हो। ई घर, जब घूम के कहाँ होगे, घर तो क्या, घर बनाने की या रेजिडेंस की आपको स्वतंत्रता है। एफ क्या कर दिया गया, आपका ख़त्म कर दिया गया। कहाँ चला गया, अब ये आर्टिकल 300 में चला गया, कानूनी अधिकार बन गया है मौलिक अधिकार से। उसके बाद क्या बच गया,
19 जी, जी मतलब जीविका, जी से जीविका याद कर लो, जीविका या बिजनेस या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, ये उसको छूट है। तो आज पढ़ते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 यानी कि आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई अपराध कर दिया है तो उसको दोष सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाए, क्या संविधान में क्या लिखे गए। तो 20 कहता है, 3 बातें कहता है आर्टिकल 20 कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है आज आपने उसको हाई कोर्ट से सज़ा दिला दी, फिर आप उसको क्या कर दो, दोबारा से फिर चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं है। अगर उसको एक बार सज़ा मिल चुकी है उस चीज़ की, तो क्या है, उसको वो सज़ा मिल चुकी है। दूसरी बात कहता है आर्टिकल 20, किसी भी व्यक्ति को जिस समय उसने किया है अपराध, उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगी, सज़ा। यानी कि उसके जिस समय अपराध किया उसी के अनुसार मिलेगी, उसी समय के अनुसार क्या मिलेगी, सजा। इसका मतलब ये है, मान लो किसी ने जिस समय अपराध किया उसी समय के अनुसार क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने 2000 में चोरी की, 2000 में चोरी की और उस समय चोरी करने की सजा 1 साल थी, ठीक है। अब आपको पता है आपकी आईपीसी चेंज करके क्या बन गई है, बीएनएस बन गई है मान लो, और सीआरपीसी भी बीएनएसएस बन गई है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट तो होते रहते हैं, उसमें अमेंडमेंट हुआ और अब चोरी की जो सज़ा है 2026 में, मान लेते हैं, है नहीं एक्चुअल में, बता रही हूँ मैं, अगर मान लो ऐसा केस हो जाए, चोरी की जो सज़ा है उसको 5 साल कर दिया गया। और जो फैसला 2000 से चला हुआ था, आपको पता है हमारी न्यायपालिका में कितने लंबित मामले पड़े रहते हैं, पेंडिंग मामले पड़े रहते हैं, उनका बहुत टाइम 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं मामला आने में। 2000 में वो केस चला था और उसके 2026 में लास्ट आई है उसकी सुनवाई। तो क्या उस व्यक्ति को 1 साल की सज़ा मिलेगी या 5 साल की? उसने कब अपराध किया था, 2000 में अपराध किया था, तो उसको किसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, 2000 में क्या सज़ा थी चोरी करने की, 1 साल की, तो उसको उस समय जो कानून था उसके तहत सज़ा मिलेगी, ठीक है। थर्ड क्या कहता है आर्टिकल 20 का थर्ड पार्ट, 3 बातें ये कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कई बार पुलिस की मार से बचने के लिए लोग बोल देते हैं कि हाँ मैंने ये अपराध नहीं किया जा सकता, किया है, लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो पलट जाते हैं। तो क्या पुलिस कहेगी कि सर हम इसको 2 डंडे लगा दें, हाँ भर लेगा? नहीं, किसी को भी खुद की गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 23 बात बताता है, पहला कि किसी भी अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी, कोई अपराध किया है उसकी एक अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी। दूसरा कहता है कि जिस समय अपराध किया था उसी समय के अनुसार सज़ा मिलेगी। तीसरा कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आता है 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में जितने मन चाहे स्टार लगा लो, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ना आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई आपात की कंडीशन आ जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 352 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है, मतलब आदमी को जीवन जीने की स्वतंत्रता का संरक्षण ये मिलेगा, कि उसको सांस लेने के लिए थोड़ी रोका जाएगा, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसकी निजता का अधिकार आता है, निजता का अधिकार आता है 21 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जब हमारा मूल अधिकार बना था, मूल संविधान था, तो उस समय जो आर्टिकल 21 था उसमें यही था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
लेकिन कुछ समय के बाद, कब, 2002 में आके हमारी गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ उनको आज़ादी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कुछ नहीं होता, उनका माइंड को भी क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। और ब्रॉड माइंड को विकसित करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन। क्या चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन चाहिए। तो क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चलाया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला। और ये किस में आता है, आर्टिकल 21 में ही आता है। आर्टिकल 21 में ही आता है। अगर 21 ऑप्शन में ना हो तो 21A टिक करना। वैसे तो 21A ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में 21 है तो 21, अगर 21A नहीं है तो 21, नहीं तो 21A। ठीक है। ये कब आया, 86वां संविधान में संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में संशोधन हुआ था। वो कौन सा था, 86 था। कब, 2002 में। और क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना क्या है, सरकार का काम है। यानी कि एक प्रकार से सभी बच्चों को, जो 6 से 14 साल का बच्चा मतलब पहली से 8वीं क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लेना इस पर। ये इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002, और कौन से आर्टिकल में, 21A में। नेक्स्ट पर चलते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया, कुछ मामलों में, ये हरियाणा पुलिस वाले ध्यान रख लेना, क्योंकि वो घुमा के आपसे पॉलिटिकल साइंस का ही पूछ लेंगे और आपको लगेगा कि हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है ये। नहीं, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, निरोध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, मान लो आपने किसी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो पहला, इसमें 3 बातें पूछी गई हैं। पहला, अगर आपने उसको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार करने का या हिरासत में लेने का क्या बताना होगा, कारण बताना। गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा। जिसको भी गिरफ्तार किया है आपने, उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरा, जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन इन 24 घंटों में आने जाने का समय नहीं जुड़ेगा। आने जाने के समय को छोड़कर समय नहीं ऐड करना, उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, मजिस्ट्रेट के सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है आर्टिकल 23 का कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे अपने पसंद का वकील करने की या अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अपनी पसंद का वकील करने का या वकील से सलाह लेने का अधिकार उसे है। 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट है कि जो भी, अब देखो आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उसे पूछोगे ना कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहा है। अगर उसने गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, पुलिस वाले ही करते हैं ना, हाँ, तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, आने जाने के समय को काट कर। थर्ड कहता है कि वो अपनी पसंद के वकील से, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया है, मान लो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मुझे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का पूरा हक बनता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं 23। आर्टिकल 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, ये तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है। 23 और 24 दोनों इसी में आते हैं। 23 क्या कहता है, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम का निषेध। इस मानव तस्करी का मतलब समझते हो, मानव व्यापार, मनुष्यों की खरीद गिरफ्त, मनुष्यों की खरीदारी करना, उनको बेचना, ये होता है मानव तस्करी। बंधुआ मजदूरी, किसी को कम पैसे दे के उससे काम करवाना, जबरन श्रमिक, ज़बरदस्ती उससे काम करवाना। ठीक है। आर्टिकल 23 तो ये कहता है। 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से खतरनाक उद्योगों में काम करवाना प्रतिबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 24 वाला बहुत बार आता है। आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने में या किसी भी ऐसी जगह जो जोखिम भरे काम है उन पे आप काम नहीं करवा सकते। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
23 क्या कहता है? मानव तस्करी, यानी कि मानव व्यापार नहीं कर सकते, और बाल श्रम पर रोक। लेकिन एक चीज़ और कहता है ये, क्या कहता है कि आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे से तो क्या करवाया जा सकता है, कि कह रखा है कि हम, अभी इसमें क्या बताया कि हम जबरन हमसे काम नहीं करवा सकते, लेकिन राष्ट्रीय सेवा के लिए क्या किया जा सकता है? आपको बाध्य किया जा सकता है। अब आप कहो कि मैं तो पुलिस में हूँ, आपको मान ली किसी ने ड्यूटी लगाई, आज आपके मुंशी ने ड्यूटी लगा दी कि भाई आपको 9 से 5 आज थाने में आना है। मान लो 9 से 5 थाने में आ गए आप। अब क्या होता है, रात में कोई क्राइम हो जाता है और उस पर आपको जाना होता है अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के साथ। तो कोई और मान लो उस टाइम आप नहीं प्रेजेंट है या अवेलेबल नहीं है और आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो आप उस टाइम पर ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मैं तो 9 से 5 आज कहाँ था, थाने में था, मैंने तो 8 घंटे की ड्यूटी कर ली है, मैं नहीं जाऊँगा। या जो सैनिक है वो ड्यूटी कर रहा है और जब बॉर्डर पे उसको जंग के मैदान में जाना होता है, उसको क्या होता है, कई बार खाना भी नहीं मिल पाता टाइम, मतलब कई बार क्या बहुत टाइम, ऐसा तो आप आर्मी वालों से पूछ ही सकते हो, उनको बेचारे को खाना पीने की, जब युद्ध होते हैं तो वो सामान भी नहीं मिलता और उनको, तो ऐसे समय पर आप क्या हो, राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य हो। ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस और फौज का तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। आप किसी भी कोई भी जॉब करते हो ना, जैसे मैं खुद अभी सिविल जॉब में हूँ, 9 to 5 की मेरी ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं 9 से 5 के लिए ही मेरा काम है। ऑफ कोर्स मैं डेली 9 से 5 ही जाती हूँ और आज तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई है क्रिएट कि मुझे 5 बजे के बाद वहाँ रुकना पड़ा हो, या मुझे किसी ऑफ डे पर सैटरडे या सैटरडे को तो खैर कई बार बुला भी लेते हैं, कोई ऐसा काम होता है तो, या संडे को जाना पड़ा, संडे को भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है, तो क्या कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। कोई भी जब जॉब आप लगते हो तो वो 24 आवर की होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी आपको जॉब देती है उस पॉलिसी में लिखा होता है कि वो 24 आवर की आपकी जॉब होती है। आप अपना स्टेशन, यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे, जब भी आप अपनी जॉब से 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलते हो, 20 किलोमीटर दूर जाते हो, तो आपको स्टेशन लीव देनी पड़ती है। चाहे आप मान लो सैटरडे संडे आप जा रहे हो, आपका जो पोस्टिंग है वो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है और आप वहीं रह रहे हो, वैसे पीजी वगैरह या रूम लेकर जैसे भी रह रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैटरडे संडे घर जा रहे हो तो आपकी छुट्टी नहीं कटेगी, लेकिन आपको स्टेशन लीव दे के जाना पड़ेगा। स्टेशन लीव दे के जाने का मतलब ये है कि मैं स्टेशन पर नहीं हूँ, कोई इमरजेंट कंडीशन आ जाती है तो फिर वो आपको उस टाइम डिनाई कर सकते हैं कि भाई वो मुझे स्टेशन लीव देकर गया हुआ है और उसको हम नहीं बुलाएंगे ऐसी। लेकिन अगर इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है और आपने स्टेशन लीव नहीं दी गई है, तो फिर आप पर क्या हो सकती है, कार्यवाही हो सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, 24 मैंने अभी बताया आपको क्या है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या जो खाने होती है ना उनमें, या जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 से 28। पता है अभी जो 16, 17, 18, 19 में कई हैं, लेकिन ईजी से हैं, थोड़े याद हो जाते हैं बच्चों को, और थोड़े से ऐसे ना कि बोलने का अधिकार है हमें, ये सब चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। लेकिन 25, 23, 4, 5, 6, ये 7, 8, ये जो पीछे वाले अधिकार है ना, इनको थोड़ा कम ध्यान देते हैं बच्चे, लेकिन इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। 25 क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। 25 क्या कहते हैं, अंतःकरण और धर्म को मानने और प्रचार करने। अंतःकरण का मतलब समझते हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को मानता है ना, तो उसको पहले अपना अंतःकरण, अंतःकरण मतलब खुद का मन को साफ करना पड़ेगा। जब हम मन को साफ करेंगे तभी धर्म को मानेंगे। मैं समझने के लिए बता रही हूँ, किसी का मन कैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बता रही हूँ वैसे। अंतःकरण और धर्म को मानने और प्रचार करने, यही बता रहा है, धर्म को मानने, पालने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, ज्वारने प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि ठीक है। 26 क्या कह रहा है, धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, ये उल्लंघन नहीं है, क्या है, प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि प्रबंधन का मतलब ये है, 26 क्या कह रहा है कि प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए प्रबंधन की मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए, जैसे गुरुद्वारे खुले हुए हैं, तो ये जो सिख समुदाय के लोग हैं ये अपने गुरुद्वारे खोल सकते हैं। अब वो गुरुद्वारा कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन डोनेशन कर रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है, आपको पता है गुरुद्वारे में हमेशा लंगर चलता रहता है, तो उसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कोई तो कर रहा होगा ना, वहाँ के लोग कर रहे हैं, तो उनको क्या है, स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति
अपना धर्म के अनुसार ये सिर्फ गुरुद्वारे का एक एग्जाम्पल है। आप अपना मंदिर बना लीजिए, मंदिर में करिए, अपनी मस्जिद बनाइए, मस्जिद में करिए। तो ये सभी को क्या है, स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार सभी को स्वतंत्रता है उसका प्रबंधन करने की। 27 क्या कहता है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने का निषेध। कि आपने यानी कि आप किसी से ना टैक्स नहीं ले सकते। जैसे कि अभी राम मंदिर बना था, राम मंदिर बना था अभी अयोध्या में थोड़े दिन पहले, मतलब साल एक पहले। तो क्या हुआ था उसमें, आपने देखे होंगे कई ये जो पंडित से थे, ये घूम रहे थे, पर्ची काट रहे थे घर घर आके कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उसको चंदा बोल रहे थे, टैक्स नहीं बोल रहे थे। मतलब किसी के ऊपर ये नहीं था कि आपको 500 रुपीज़ देने हैं या 50 रुपीज़ देने हैं, 100 रुपीज़ देने हैं, ये टैक्स है, राम मंदिर बनेगा प्रत्येक हिंदू को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था, अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर कोई देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता तो मत दे, ये कुछ नहीं था। ठीक है, तो किसी को भी टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 28 क्या कह रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी शिक्षा संस्थान में हम धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं देंगे, किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के नज़र में सभी धर्म क्या है, बराबर है। भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। भारत ये नहीं कहता है कि वो हिंदू राष्ट्र है, भारत ये नहीं कहता कि वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं। भारत क्या कहता है कि मेरे लिए सभी धर्म बराबर है। तो 25 से 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते, बहुत आसान है। 25, 26, 27 और 28 वेरी इंपॉर्टेंट। 25 में क्या कह रहा है कि अंतःकरण, माने कि धर्म को मानने, ऐसे याद कर लो, धर्म को मानना है पहले तो, सॉरी, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मानने की, देखो पहले किसी धर्म के बारे में हम उसको मानेंगे ना, अपने मन में भी बैठाएंगे कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, फिर उसको प्रचार करेंगे तो हम उस धर्म को बना रहे हैं ना, उसके लिए कुछ बनाएंगे तो उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है हमें। हम उसके लिए गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम किसी को ना बाध्य नहीं कर सकते। तो क्या है, टैक्स के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते धार्मिक काम के लिए। 28 क्या कह रहा है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में, ये ज़्यादा आता है, शिक्षा संस्थान में क्या नहीं किया जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आता है 29 और 30। 29 और 30 देखो, 23 और 4 क्या था, शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। और 29 और 30 किससे है, जब धर्म वगैरह पे काम कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारी संस्कृति आ जाती है। तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आ गए, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। याद, थोड़ी ट्रिक से याद कर लिया करो। 29 क्या कह रहे हैं, अल्पसंख्यक सहित किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। दैट मीन्स अल्पसंख्यक क्या है, वो जिनकी संख्या कम है। मान लो कोई, जैसे अभी हम मान लेते हैं कि हमारा हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में क्या है, हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम संख्या कम है। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। ऐसे कोई स्टेट जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हो और हिंदू की संख्या कम हो, तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर किसी विशेष जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, बस संख्या से मतलब है कि जहाँ की पॉपुलेशन में उस जाति या धर्म संप्रदाय के लोग कम हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों सहित किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। मतलब कोई भी धर्म है, जैसे मुस्लिम समुदाय है हमारे हरियाणा में कम है, तो वो क्या है, वो अपने मस्जिद, गुरुद्वारे बना सकता है, अपनी भाषा को वो मेंटेन रख सकता है, ये उसके लिए है, उनको स्वतंत्रता है इस चीज़ की। ठीक है, 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार, ये 30 में है। कि पहले वाले में तो क्या कर सकते थे कि वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते, अपनी लिपि को रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, अपना पहनावा पहन सकते हैं। आप देखते हो मुस्लिम लोग अभी भी बुर्का वगैरह पहनते हैं, तो उन पर कोई ऐसी ये थोड़ी है कि आप हरियाणा में रह रहे हो, हरियाणा एक हिंदू है, नहीं, वो अपने अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार अपने कपड़े पहने, अपनी बोल चाल बोले, अपना खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और इसी के अकॉर्डिंग क्या बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, ये इस आर्टिकल के मुताबिक बने हुए हैं। ठीक है, जो ईसाई लोग हैं वो उनके चर्च बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, इनमें शिक्षा दी जाती है। वो चीज़ कैसे जो है किसी धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, मुस्लिम समुदाय अपने उनमें देता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से संविधान की
हृदय और आत्मा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को क्या कहा। ये आर्टिकल 32 है, 31 नहीं है, 31 नहीं है, 31 के बारे में आगे बताती हूँ, पहले 32 पढ़ लो। 32 है ये आर्टिकल 32। क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो संविधान की हृदय और आत्मा क्यों कहा, क्यों, ये क्या कहता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हम सीधे अपील दायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक प्रोसीजर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे निचले स्तर पर भी कोर्ट है, लेकिन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बताती हूँ। मान लो आपने कोई अपील दायर की, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की, ठीक है, आप क्या जो मामला है उससे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुलझा देता है तो ठीक है, अगर मान लो आ गया मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ गया, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, जो कि आपका चंडीगढ़ में है। आप हाई कोर्ट गए, आप हाई कोर्ट के फैसले से भी नहीं हो सहमत, तो आप कहाँ जाओगे, फिर उस मामले को आप चैलेंज दोगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा डायरेक्ट आप नहीं कर सकते कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहीं नहीं मुझे नहीं जाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका एक प्रोसीजर है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में, यानी कि बेसिक से स्टार्ट, मतलब एक सीडी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लेकिन अगर आपका मामला आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, इन जो अधिकार आपको पढ़ाए हैं, आपको मान लो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जा रहा, आपको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा, आपको अवसर की समानता नहीं मिल रही है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये था ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है, 5। मैं आज की वीडियो फिर 26 मिनट के हो गए हैं, यानी कि हाफ एन आवर ही हो गया है। रिट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी 5-10 मिनट में, ईजी है, लेकिन नाम बता देती हूँ। 5 रिट, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 रिट करता है। दूसरी क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। सेकंड है परमादेश, मैंडेमस। थर्ड है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं इंग्लिश में। और फोर्थ है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इंग्लिश में सैटियरी बोलते हैं। और 5वीं है अधिकार परीक्षा लेख। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं, अब थोड़ा पेपर अपर लेवल का बनने लग गया तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अधिकार परीक्षा लेख ये 5वीं है, जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो। 5 रिट इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 32 में आती है। मैं इनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर इसमें बनाऊंगी तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, नेक्स्ट कल ही डाल देती हूँ मैं इसकी वीडियो। और ये मैंने आपको सभी आर्टिकल बता दिया। मैं आर्टिकल 31 के बारे में बताती हूँ। आर्टिकल जो 31 है उसमें संपत्ति का अधिकार था, 19F में भी था वो और 31 में भी था। उसको क्या कर दिया गया, सॉरी संपत्ति में बड़ी कीमत रखी, संपत्ति का जो अधिकार था उसको निरस्त कर दिया गया। और किस में कर दिया गया, सॉरी स्थगित कर दिया गया। निरस्त का मतलब बिल्कुल रद्द करना, उसको निरस्त नहीं किया, स्थगित कर दिया गया और आर्टिकल 300F में कर दिया गया। जब वो आर्टिकल 31 में था तो वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 अब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, वो स्थगित कर दिया गया है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये अभी आ गया ना। हाँ, ये देखो, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब अनुच्छेद 300A है। पहले ये अधिकार मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31। 44th संविधान संशोधन आर्टिकल 1978 में हुआ था, इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया। अब यह कानूनी अधिकार है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के कानून के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 300A याद कर लेना। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज मैंने स्टार्ट किया था 20 से। 20 क्या कहता था, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता था। दोष सिद्धि का मतलब क्या है, 3 बातें बताता था। एक अपराध की 1 बार सजा, ठीक है। दूसरा क्या कहता था कि उस समय जो कानून था उसके तहत सजा मिलेगी, ठीक है। तीसरी बात क्या कह रहा था ये, कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21 क्या कहता था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A इम्पोर्टेंट था, क्या था, 6 to 8 या सॉरी 6 to 8 नहीं 1 to 8,
1 to 8, 6 to 14 था, एज थी वो तो 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कौन से संविधान संशोधन से? 86 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, उसके बाद आता है 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसमें भी 3 पॉइंट दिए थे कि अगर हिरासत में लिया है तो उसको क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहा था? 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 30 क्या कह रहा था? अपने पसंद का वकील कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है। 23 और 24 क्या बताते थे? शोषण के विरुद्ध, मेरे मुंह से निकल गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 दिए हैं, 23 और 24। 23 बताता है मानव तस्करी, यानी कि मानव जो खरीद फरोख्त हो रही है उस पर, और बाल श्रम पर रोक है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय सेवा के लिए क्या किया जा सकता है? बाध्य किया जा सकता है। 24 क्या बता रहा था कि लेस देन 14 ईयर, यानी कि 14 साल से कम के बच्चों को खानों कारखानों में या जोखिम भरे कामों के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, 25 to 28 क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। 25 क्या कहता था? कि हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 क्या कहता था? कि हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये धार्मिक स्थल से रिलेटेड है सारे। ठीक है, 27 क्या कहता था? कि किसी को भी टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और 28 इंपॉर्टेंट था, वो क्या कहता था? कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षा संस्थान में क्या नहीं किया जा सकता? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, 29 to 30 किससे संबंधित थे? संस्कृति से संबंधित थे, तो संस्कृति से संबंधित थे। 29 में तो क्या कह रहा था? कि वो अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को क्या रख सकता है? सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और 30 क्या कह रहा था? कि वो अपनी जो शिक्षा संस्थान की क्या कर सकता है? स्थापना भी कर सकता है। शिक्षा मतलब अपने जो मदरसे हैं उन वो खोल सकता है, मदरसे खोले, चर्च खोले, जो भी खोले खोल सकता है। ठीक है, उसके बाद 31 आपका निरस्त कर दिया। 32 क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट था ये। और इसको क्या क्या कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। अम्बेडकर, संविधान की आत्मा या हृदय। क्यों कहा था? क्योंकि हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो जा सकता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इसके तहत कितनी रीट आती है? 5। पाँचों के नाम मैंने बता दिया और इनका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कल मैं अपलोड कर दूँगी उसको। अगर आपको इसके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड या किसी भी टाइप की कोई PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करें। मैं आपको अपने और टेलीग्राम जो लिंक है वो मेरे बायो में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।